हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्गांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल सर्वर हिंदी सीरीज पे। पहले आज का जो हम लोगों का सेशन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर मैं बात करूं नॉलेज के प्रोस्पेरस, मुझे नहीं पता कितना ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, वो आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले VMware vSphere 8.0 के UI के बारे में। UI स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस, राइट। सो अगर मैं बात करूं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप लोगों ने vSphere 6 पर काम किया है, 7 पे काम किया, लेकिन अभी तक 8 पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे साथ आप चलो, आज के सेशन में मैं आपको लैब की तरफ लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि ESXi हाइपरवाइजर 8.0 का UI कैसे होता है, राइट। और साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि ESXi होस्ट के अंदर मुझे लाइसेंस की असाइन करनी है तो कौन सी लाइसेंस की असाइन करनी चाहिए, राइट। तो और कितने एडिशंस होते हैं, वो सारी की सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। प्योरली लैब बेस्ड एनवायरनमेंट होने वाला है। और अगर आप फ्रेशर हैं और मेरे प्रीवियस सेशन को आपने मिस कर दिया है, या ऐसा हो सकता है कि माइट भी कि आपने अभी ये पहला ही वीडियो देखा हो, राइट। तो माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपने डायरेक्ट ये वीडियो देखा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैंने कुछ और सेशंस आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं। अगर आप आईटी फील्ड के अंदर अपने करियर को ग्रूम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि माइट बी इन फ्यूचर हम आईटी इंजीनियर हों, तो ऐसे केस के अंदर वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड मैं काफी सारे सेशंस आप लोगों के लिए और लेकर आ चुका हूं और कुछ आने वाले हैं, राइट। तो वो सेशंस भी आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो जहां पर प्रीवियस सेशन के अंदर हमने बात करी थी, जैसे कि ESXi होस्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं लैब एनवायरनमेंट के अंदर, और बेसिकली लैब एनवायरनमेंट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर भी हम वैसे ही इंस्टॉल करते हैं जैसे लैब एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करते हैं, राइट। हाँ, वो एक छोटा सा केस जरूर है कि मैंने टाइप 2 हाइपरवाइजर के अंदर टाइप 1 को इंस्टॉल किया है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको बहुत जल्द टाइप 1 के ऊपर भी डायरेक्ट यानी कि फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर किस तरीके से हम ESXi होस्ट को डिप्लॉय करते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा, राइट। लेकिन वो तब मैं दिखाऊंगा जब आप लोग मुझे कमेंट्स कर बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कर बताओगे तो मैं आप वो नया सेशन डिजाइन करने वाला हूं, राइट। तो चलिए फिर यहां खड़े होकर ज्यादा देर बात नहीं कर सकते, चलते हैं फिर एक बार हैंड्स ऑन लैब एनवायरनमेंट की तरफ और वहीं पर फिर सारी की सारी बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं अपने हैंड्स ऑन लैब एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि अपने लैपटॉप पर, क्योंकि प्रीवियस सेशन में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से हमने ESXi होस्ट को इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने DCUI को कॉन्फ़िगर किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर रियल एनवायरनमेंट वर्ल्ड के अंदर भी देखें तो हम बहुत रेयर होता है कि फिजिकली ESXi होस्ट के साथ हम काम करें या उसे कॉन्फ़िगर करें, मैनेजमेंट करें। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर कुछ ऐसी चीज़ें हमने मैनेज या कॉन्फ़िगर करनी भी होती है ESXi होस्ट के अंदर, तो वाया ILO ही हम सारी की सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। बट अभी हम आज के सेक्शन के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि हम VMware vSphere ESXi 8.0 UI को हम अगर देखना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस करें। एक्सेस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि VMware कंपनी आज से कुछ टाइम पहले तक एक प्रोडक्ट बनाता था, यानी कि एक और vSphere का पैकेज था विच इज़ कॉल्ड vSphere क्लाइंट, और इसे इन्होंने 6.5 तक डिज़ाइन किया है। यानी कि अगर आपने कोई भी ESXi होस्ट को मैनेज करना है या vCenter को मैनेज करना है तो आप vSphere क्लाइंट के थ्रू आप उसे मैनेज करते थे, राइट। हालांकि वेब बेस्ड मैनेजमेंट भी होता था और vSphere क्लाइंट बेस्ड भी होता था। उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि अगर आपने विंडोज़ के थ्रू मैनेज करना है तो वो जो आपका vSphere क्लाइंट है वो विंडोज़ में इंस्टॉल होगा। लाइनेक्स में इंस्टॉल कर दिया अगर आपने तो लाइनेक्स से मैनेज करेंगे, और अगर एप्पल के अंदर अगर आपका एनवायरनमेंट एप्पल बेस्ड है तो लाइक आप एप्पल के क्लाइंट OS को यूज़ करते हैं या सर्वर OS यूज़ करते हैं तो फिर आपने एप्पल के कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक मैनेजमेंट होता था। लेकिन 6.5 के बाद यानी कि 6.7 से अगर मैं अभी तक बात करता हूं तो ये एक अच्छी ब्यूटी इन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर कर दी कि वो vSphere क्लाइंट ही बंद कर दिया। हालांकि काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को बहुत सारे चैलेंजेस आए, उन्हें लगा कि यार वेब बेस्ड मैनेजमेंट नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट मी, इवन मैं भी प्योरली सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट था vSphere क्लाइंट के ऊपर। लेकिन जब वो बंद हुआ और उसके बाद मैंने वेब बेस्ड मैनेजमेंट करना चालू किया तो मुझे लगा कि यार ये तो वेब क्लाइंट जो है vSphere क्लाइंट से और भी ज़्यादा आसान है, राइट। तो इट मीन्स कि अगर आपने ESXi होस्ट का या vCenter सर्वर का
मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, कोई भी वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट में। और डजंट मैटर कि आप मोजिला यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं या गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो मैं अपने लैब एनवायरनमेंट के अंदर आज यूज़ करने जा रहा हूँ गूगल क्रोम। तो मैं ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। और जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे, आपने एड्रेस बार के अंदर अपने ESXi होस्ट का IP एड्रेस हिट कर देना है। एंड आई बिलीव कि आपने अगर प्रीवियस सेशन देखा होगा तो आपको याद होगा, प्रीवियस सेशन एज एन DCUI वाला सेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जहां पर हमने ESXi होस्ट को IP एड्रेस असाइन किया था। जी हाँ, करेक्ट। सो वहां पर हमने IP एड्रेस दिया था 192.168.0.101, राइट। यहाँ पर आपने कोई भी एडिशनल और चीज़ें नहीं लिखनी है, ना आपने www लगाना है, ना HTTPS लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। जस्ट आप सिंपल सा एक IP यहाँ पर एंटर करें और मतलब हिट कर दें और उसके बाद एंटर प्रेस कर दें कीबोर्ड से, तो ऑटोमेटिकली ये आपके ESXi होस्ट से कनेक्ट होकर आपको एक कंसोल प्रोवाइड करा देगा, राइट। सो उसके लिए भी अगर मैं बैकएंड पे बात करूं, आपका नेटवर्क में कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है। यानी कि जैसे मैं अभी मैनेज कर रहा हूं अपने लैपटॉप के थ्रू, तो मेरा लैपटॉप और मेरा ESXi होस्ट सेम नेटवर्क में होना चाहिए, तभी मैं इसे मैनेज कर पाऊंगा। या फिर अगर मैंने अपने ESXi होस्ट को किसी रिमोट लोकेशन पे रखा है तो उस केस में ESXi होस्ट पर पब्लिक IP एड्रेस का होना ज़रूरी है, सो दैट मैं उसे एक्सेस कर पाऊँ, राइट। सो अभी फिलहाल मैं पब्लिक IP एड्रेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ प्राइवेट IP एड्रेस। सो मैंने ये IP एड्रेस जैसे ही यहाँ पर हिट किया, हिट करने के बाद मेरे पास आ गया सर्टिफिकेट वार्निंग मैसेज, राइट। क्योंकि मैं अभी अपने एनवायरनमेंट के अंदर कोई CA सर्वर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई सर्टिफिकेट मैंने जनरेट नहीं किया ESXi होस्ट के लिए, सो दैट मैं इस इशू को फिक्स कर सकूं। उसके लिए या तो मुझे विंडोज़ एनवायरनमेंट के अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि एक CA सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, या लाइनेक्स के अंदर मेरे को CA सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, और CA सर्वर क्रिएट करने के बाद एक सर्टिफिकेट जनरेट कर पाऊंगा और उस सर्टिफिकेट को अपने ESXi होस्ट के साथ अटैच कर सकता हूं, राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेट इशू को कैसे फिक्स करते हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड भी एक सेशन आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर दूंगा। लेकिन उस केस में एक चीज़ ध्यान रखें, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आएंगे तो ही मैं इसके ऊपर एक सेशन डिज़ाइन करूंगा, राइट। सो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी ESXi होस्ट के साथ सर्टिफिकेट है, मैं उसी के साथ काम चलाने जा रहा हूँ। और उसके लिए मुझे क्या क्लिक करना पड़ेगा, एडवांस एंड देन प्रोसीड, राइट। सो अनसेफ है, बट हमें पता है कि ये ESXi होस्ट का ही सर्टिफिकेट है जो कि फेलियर हो चुका है, बट इशू नहीं है, मैं प्रोसीड कर देता हूं। जैसे ही प्रोसीड करूंगा तो सबसे अच्छी खासियत मुझे 8.0 के अंदर जो लगी, वो लॉगिन स्क्रीन के अंदर सबसे ज़्यादा एक मतलब कूल वाला जो एक एनवायरनमेंट मिलता है ना, जिसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं तो एक मतलब ऐसा कोई चटक मटक नहीं होती और बड़ा प्लीजेंट सा एक एरिया होता है जहां पर आपको देख के लगता है आंखों को सुकून मिलता है ना। तो वो वाला एक पैनल दे दिया यहाँ पर। जो टेक्सचर आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड के अंदर, ये हमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन दे दिया और कुछ ग्रेइश कलर का हमें यहाँ पर ये इसके साथ चीज़ें अटैच कर दी। ऐसा नहीं कि प्योरली वाइट कर दिया, अगर वाइट सेक्शन बना देते तो थोड़ा सा और ज़्यादा ऑकवर्ड लगता और आंखों को प्रॉब्लम करता। तो मतलब हमारी आइज़ के प्रोस्पेरस भी, क्योंकि हमें घंटों घंटों तक बैठकर सपोर्ट देना होता है। एंड ट्रस्ट मी कि मैंने डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर काम किया है, स्टिल अभी भी सपोर्ट देता हूं मैं एज अ बीइंग टेक्निकल इंजीनियर। या सिस्टम SLA के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो वहाँ पर मुझे घंटों घंटों बैठकर काम करना पड़ता है। लेकिन VMware एनवायरनमेंट के अंदर ये ब्यूटी है कि मतलब मेरे को आंखों के प्रोस्पेरस वो वाले चैलेंजेस नहीं आते, राइट। सो अभी मुझे सबसे पहले यहाँ पर हिट करना है अपने क्रेडेंशियल्स। जैसे कि आपको याद होगा DCUI को भी हमने जब लॉगिन किया था तो एक क्रेडेंशियल हिट किया था और बाय डिफॉल्ट हमारा जो यूजर नेम होता है वो होता है रूट। सो इन फ्यूचर जब कभी हम आगे रोल एंड परमिशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट यूजर अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रूट आप किसी भी यूजर से लॉगिन कर सकते हैं। और कंपनी एनवायरनमेंट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आप यूज़र स्पेसिफिक लॉगिन करते हैं। ऐसा नहीं है कि रूट के पासवर्ड को सभी VMware टीम एडमिनिस्ट्रेटर्स को शेयर कर दिया जाता है और सभी रूट से ही लॉगिन करेंगे।
अगर सभी रूट से लॉगिन करेंगे तो कल को मैं ये कैसे क्रॉस चेक करूंगा अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम ESXi होस्ट के अंदर लेकर आ गया, किसी ने SSH इनेबल कर दिया और जिसकी वजह से किसी ने मेरा हाइपरवाइजर हैक कर लिया या कुछ और इश्यूज हो गए, या किसी ने कोई पैच किया था एडमिनिस्ट्रेटर नहीं और लेकिन ESXi होस्ट डाउन हो गया है, इसके अंदर PSOD आ गया है, तो ऐसे केस के अंदर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास रोल एंड परमिशन का चैप्टर होता है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आगे के सेक्शन में हम उस चीज को भी कवर करेंगे, राइट। सो फिलहाल मैं यहां पर लॉग इन करता हूं रूट से एंड देन मैं पासवर्ड हिट कर देता हूं एंड इसके बाद मैं क्लिक करता हूं लॉग इन बटन पर, राइट। सो जैसे ही हम लॉग इन करते हैं ये है हमारा VMware vSphere 8.0 यानी कि ESXi होस्ट 8.0 का इंटरफेस, UI जिसे हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस। तो बड़ा अच्छा सा लुक दिया हुआ है, प्रोफेशनल फील आता है कि लगता है कि हम यहाँ पर कुछ चीज़ें कर रहे हैं और देखने में बड़ा मज़ेदार लगता है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर एक बैनर आ रहा है जो हमें हाईलाइट कर रहा है कि अभी मैं ये जो ESXi होस्ट यूज़ कर रहा हूँ ये एवोल्यूशन मोड है, यानी कि ट्रायल है, 60 दिन का ट्रायल है। इनिशियली अगर आपके एनवायरनमेंट में लाइसेंस की है तो आप डेफिनेटली असाइन करेंगे, और अगर आपके पास लाइसेंस की नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास 60 दिन है और 60 दिन के अंदर तो इजीली हम फटाफट ये पूरा का पूरा VMware का जो करिकुलम है विच इज़ VCP DCV इजीली कवर कर लेंगे। और अगर फिर भी कुछ चीज़ें रहती हैं या आप प्रैक्टिस करते हैं तो 60 दिन के अंदर दोबारा से आप रीइंस्टॉल कर लो और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। सो फिलहाल के लिए मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। जैसे ही क्लोज करूंगा इस इंटरफेस के अंदर ये जो फर्स्ट लुक आ रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है। टॉप पर जैसे अभी हमने बात करी थी एड्रेस बार के अंदर हमने अपना IP एड्रेस हिट किया है, ये तो खैर मेरा बुकमार्क है तो बुकमार्क के हम बारे में बात नहीं करेंगे। देन ये बता रहा है कि मैंने अभी जो VMware का प्रोडक्ट यूज़ किया वो है ESXi होस्ट, राइट। और ये क्लाइंट क्यों लिख रहा है, क्योंकि इस क्लाइंट के थ्रू यानी वेब क्लाइंट के थ्रू ही मैंने इसे एक्सेस किया हुआ है। तो ये बता रहा है कि वेब क्लाइंट है आपका ये, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं ESXi होस्ट को मैनेज कर रहे हैं, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम बात करें तो हमारे पास है ये नेविगेशन विंडो, जिसमें अगर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो सेक्शन हाइड हो जाएगा जिसमें आपको केवल आइकन्स डिस्प्ले होंगे। ये बड़ा अच्छा सा चीज़ है कस्टमाइजेशन करने के लिए, अगर आप इस तरीके का कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वापस आप नेविगेटर पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से कंसोल आपके पास ओपन हो जाएगी, राइट। देन हमारे पास ये एक एरिया आता है, इस सेक्शन के अंदर आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो एक तरीके से एक्शन एरिया है, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। टास्क एज इन कि अगर मैं कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, स्टोरेज क्रिएट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ या क्लोन बना रहा हूँ तो वो सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखती हैं, राइट। तो ये वो एक एक्शन एरिया है जहाँ पर एज अ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अभी क्योंकि मैंने यहाँ अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो होस्ट पे क्लिक है अभी, और यहाँ पर ये होस्ट से रिलेटेड होस्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स बता रहा है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि vCenter को अपने एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करना, राइट, तो vCenter को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है गेट vCenter पर, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको VMware की साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। ऑफिशियली VMware की साइट होगी जहां से आप VMware का कोई भी प्रोडक्ट डाउनलोड कर सकते हैं ट्रायल वाले, और बशर्ते उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के बाद आप VMware के ट्रायल वर्जन्स को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो कुछ ये सारी की सारी चीज़ें, बट हमने ऑलरेडी vCenter मैंने अपने एनवायरनमेंट के अंदर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। बहुत जल्दी उसका सेशन भी लेकर आऊँ कि vCenter को हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और ESXi होस्ट को vCenter के थ्रू कैसे मैनेज करते हैं, वो भी हम बात करेंगे। फिलहाल वो नहीं मैं यूज़ कर रहा हूँ। इवन VMware की साइट का भी आप इंटरफेस देखोगे ना तो कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही मैच कर रहा है जैसा मेरा ESXi होस्ट का इंटरफेस है, राइट। तो फिलहाल मैं अभी इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देन मेरे पास आता है ऑप्शन क्रिएट और रजिस्टर वर्चुअल मशीन। अगर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है और आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर यहाँ हम बात करें ESXi होस्ट के थ्रू, अगर आप अपने एनवायरनमेंट में कोई भी vCenter सर्वर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप के पास केवल ये कुछ 3 स्पेसिफिक ऑप्शंस आएंगे जिनके थ्रू आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो अपकमिंग सेशन के अंदर मैं बात करने वाला हूं बहुत जल्द कि वर्चुअल मशीन जब हम क्रिएट करते हैं पहली चीज़ कैसे क्रिएट करते हैं और कौन कौन से तरीके से क्रिएट करते हैं, राइट। तो उसे हम जो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे
अपने वी सेंटर एनवायरनमेंट में, क्योंकि इंटरव्यूअर का क्वेश्चन भी होता है कि आप हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, राइट, और भी वर्चुअल मशीन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे वी सेंटर पे, तो आपके पास ऑप्शंस और ज़्यादा ऐड ऑन हो जाएंगे। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि जब हम कभी वर्चुअल मशीन के बारे में बात करेंगे आगे के सेक्शंस के अंदर, और वी सेंटर पे जब मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ESXi होस्ट में केवल आपको ये 3 ऑप्शंस ही दिख रहे थे, और वी सेंटर के अंदर आपको ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो फिलहाल मैं अभी वी सेंटर के इसके अंदर ESXi होस्ट के अंदर कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं कर रहा हूं, सो मैं इसे कर देता हूं कैंसिल। देन आप अपने ESXi होस्ट को अगर चाहते हैं तो यहीं से शट डाउन कर सकते हैं, या अगर रिबूट करना है तो रिबूट कर सकते हैं। और शट डाउन और रिबूट का मतलब ये है कि अगर आपने सर्वर के अंदर कोई मेंटेनेंस विंडो लिया हुआ है, मेंटेनेंस विंडो का मतलब ये है कि आप सर्वर के अंदर कोई पैच कर रहे हैं, या आपने ESXi होस्ट का भी जस्ट अपग्रेड किया है 7 से 8 पर, तो आप रिबूट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डाउन टाइम विंडो होगी। और जो भी एक एनवायरनमेंट है आपके पास, अगर डाउन टाइम विंडो है तो आप येस डेफिनेटली शट डाउन या रिबूट कोई भी एक एक्शन कर सकते हैं, राइट। देन अगर आपने कंसोल को रिफ्रेश करना है तो आप यहां से रिफ्रेश कर सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका ये वेब क्लाइंट की कंसोल ही रिफ्रेश होगी। हालांकि वेब ब्राउजर के अंदर भी रिफ्रेश का बटन आता है, यहां से भी आप पेज को रीलोड कर सकते हैं। जब आप यहां से रीलोड करते हैं तो आपका प्रॉपर पूरा पेज दोबारा से रीलोड होता है, राइट। जबकि कंसोल के अंदर अगर हम बात करें तो उस कंसोल के अंदर वो एक हमारा जो एक्शन एरिया है उस एरिया को रिफ्रेश कर रहा था, राइट। और साथ साथ नेविगेटर एरिया भी रिफ्रेश करता है, वो ऐसी बात नहीं है, राइट। तो यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। देन एक्शन मेन्यू में अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे को काफ़ी सारे और ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि होस्ट से रिलेटेड, ये होस्ट से रिलेटेड यही सारे ऑप्शंस हैं। देन वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, शट डाउन रिबूट करना है, सर्विसेज अगर आपने इनेबल डिसेबल करनी है, मेंटेनेंस मोड में लेकर जाना है, लॉकडाउन मोड लगाना है, परमिशंस, देन जनरेट सपोर्ट बंडल आपने करना है, या SSH को डाउनलोड करना है वाया गूगल क्रोम, तो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर ये दिखा रहा है, बट अभी हम फिलहाल इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल हमने UI के बारे में बात करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें दी हैं, राइट। थोड़ा सा और अगर हम राइट हैंड साइड के सेक्शन में चलें तो ऊपर देखेंगे आपके ये यूज़र की डिटेल दिखा रहा है, और साथ साथ दिखा रहा है कि ये यूज़र किस होस्ट पे या किस IP से मैनेज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप इसमें देखेंगे ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, बाय डिफॉल्ट ये अभी ऑफ है। अगर आप यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ टाइमर्स या सेकेंड्स सेट कर देते तो आपकी ये जो स्क्रीन है ऑटोमेटिकली उतनी देर में ऑटो रिफ्रेश भी होती रहेगी। इसके अलावा रूट का पासवर्ड आपने चेंज करना है, जिसे हमने DCUI के अंदर भी देखा था, चेंज पासवर्ड के थ्रू हम कर सकते थे, ऐसा ही यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है। देन सेटिंग के अंदर कुछ आपके पास और ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे आप विजुअल इफेक्ट्स इनेबल करने हैं नहीं करने हैं, आपके पास जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपने व्यू करने नहीं करने हैं। तो कुछ कंसोल से रिलेटेड बेसिकली मैनेजमेंट है, जिसके अंदर आप अपनी कंसोल को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। कोई ज़्यादा इतने चैलेंजेस वाले ऑप्शंस नहीं है। देन लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से यानी कि बंद कर सकते हैं और उसके बाद जा सकते हैं। जब कभी आपने जाना हो तो ऐसा नहीं है कि जस्ट मिनिमाइज़ किया और आप चले गए, नहीं, आपको हमेशा एज ए बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ये आपकी लाइबिलिटीज़ है कि आप सर्वर से जब कभी उठें, सीट से उठें, तो आप लॉग आउट कर सर्वर को ज़रूर जाए, राइट। देन हेल्प एरिया आ रहा है, अगर हेल्प पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो VMware के इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बता देगा कि हम जो अभी वेब क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं इस क्लाइंट का वर्जन क्या, विच इज़ ये दिखा रहा है 2.5.1। देन क्लाइंट का बिल्ड क्या है ये वो डिस्प्ले कर रहा है, और ESXi होस्ट हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ESXi होस्ट का बिल्ड क्या है ये वो भी दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पर जो ये यूज़ कर रहा हूँ ये लाइट थीम यूज़ कर रहा हूँ, राइट। इसके अलावा अगर आपने डार्क यूज़ करनी है तो आप डार्क यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लाइक ब्लैक कलर के लवर हैं और स्पेशली फ़ोन्स को भी या गैजेट्स को भी आप इस तरीके से ब्लैक कलर के अंदर रखते हैं तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। और क्लोज कर एक बार देखें तो ये कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, राइट। और अगर कुछ और चेंज करना है देन आप अगेन कर सकते हैं अबाउट में जाकर ही। क्लासिक पे अगर कर देंगे तो ये कुछ
पुराना वाला वर्जन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 7 के अंदर या 6 के अंदर फैमिली के अंदर हमें कुछ वैसा सा दिखता था, तो अगर आपने वैसा इंटरफेस करना है तो आप वैसा भी कर सकते हैं, राइट। सो जैसे भी आपको यूज़ करना है इसका लुक या ग्राफिक्स, वैसा आप कर सकते हैं। साथ साथ इसके अंदर एक बेनिफिट दिया है कस्टमाइज का, आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कितना अच्छा ऑप्शन है, राइट। सो अभी फिलहाल तो खैर मैं कस्टमाइज नहीं कर रहा हूँ, ये डिफॉल्ट लुक ही ठीक है। देन हेल्प पे क्लिक करूंगा तो अगेन ये VMware की साइट पर मुझे ले जाएगा, डॉक्स पे, जहां पर मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें पढ़ सकता हूं, राइट। तो यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं तो। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अपने सेशंस के अंदर आप सभी को इतना स्किल्ड बना दूंगा कि आपको VMware की साइट पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। क्योंकि VMware की साइट पर जाएंगे, सबसे पहला चैलेंज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन एक अपनी लैंग्वेज के अंदर पढ़ने में जो मज़ा आता है वो एक अलग ही मज़ा है, राइट। तो यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देन हमारे पास ऑप्शन आता है अपडेट्स का। अगर आप ESXi होस्ट को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। जस्ट आपने VMware की साइट की डिटेल देनी है, या अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ विब्स पड़ी हैं, विब्स का मतलब है VMware इंस्टॉलेशन बंडल, या कुछ लोग इसे vSphere इंस्टॉलेशन बंडल भी बोलते हैं, राइट। तो ये वेब को आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि और अगर आपने कोई डाउनलोड नहीं किया है तो आप वेब लिंक भी दे सकते हैं, जैसे VMware का ऑफिशियल लिंक दे दें आप, और वहाँ से नए जो पैचेस आएंगे ESXi होस्ट के लिए वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। लेकिन अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर कोई प्रॉक्सी सर्वर भी लगा है तो आप प्रॉक्सी की डिटेल देना चाहते हो तो प्रॉक्सी की डिटेल्स को भी ऐड कर सकते हो, तो इसमें ऑटो अपडेट होगा। बट मैं रिकमेंड करूंगा, और कंपनी के अंदर भी अगर बात करें तो ऑटो अपडेट्स नहीं करते हैं हम कभी भी किसी भी सर्वर्स को, राइट। उसके रीज़न है क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, अनवांटेड कोई ऐसा पैच आ गया जिसकी वजह से आपका सर्वर बंद हो गया रनिंग एनवायरनमेंट के अंदर, देन हु वुड बी द रेस्पॉन्सिबल, राइट। सबसे पहली चीज़। दूसरा, बहुत सारे ऐसे पैचेस होते हैं जो अनवांटेड है, मैं नहीं चाहता उन्हें इंस्टॉल करना, अननेसेसरी मेरी डिस्क की कैपेसिटी ही बढ़ती है या मेरे को उन पैच की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो सिक्योरिटी पैच यस डेफिनेटली हम इंस्टॉल करते हैं, बट सिक्योरिटी पैच के अलावा रेस्ट ऑफ द पैचेस हम एज पर द रिक्वायरमेंट कंपनीज के अंदर इंस्टॉल करते हैं, राइट। वैसे इससे रिलेटेड हम बात करेंगे अपकमिंग आगे के सेक्शन के अंदर भी। इससे रिलेटेड हमारे पास जब vCenter हमारे एनवायरनमेंट में आएगा तो हम यूज़ करेंगे vSphere अपडेट मैनेजर, VUM, राइट। तो उसके थ्रू भी हम पैचिंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ से हम देखेंगे किस तरीके से हम पैचिंग करते हैं, यहाँ से पैचिंग नहीं कर रहे हैं। देन अगेन VMware की साइट पर ये रिडायरेक्ट कर देगा। देन टूल्स, इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ डाउनलोड करने हैं देन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे रिमोट कमांड लाइन टूल्स आपको डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, VMware की साइट पर जाएगा अगेन ये लेकर, जहाँ पर आप यहाँ से इनके टूल्स या गैजेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे पावर CLI हमें बेसिकली अभी डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं ESXi होस्ट को फिर कमांड लाइन में मैनेज कर सकता हूँ, या अगर आप कुछ ओपन सोर्स प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। देन टूल्स के अंदर तो बेसिकली आप यहाँ से सारे के सारे जो भी गैजेट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। vCenter के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। VMRC टूल हमारे लिए तब बेनिफिशियल है जब हम कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और उसे प्योरली वेब बेस्ड तो मैनेज नहीं कर रहे हैं, टूल के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू इंस्टॉल और मैनेज कर सकते हैं। बात करेंगे इसके बारे में भी हम आगे, राइट। तो देन आता है हमारे पास सर्च। अगर मुझे कुछ चीज़ यहाँ नहीं मिल रही है देन मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। देन बिलो सेक्शन के अंदर जाएँ तो ये CPU, मेमोरी और स्टोरेज से रिलेटेड आपको ग्राफ्स दिखा रहा है कितना यूटिलाइज हो रहा है, राइट। तो अभी ESXi होस्ट के अंदर कुछ चल ही नहीं रहा है, तो इतना ज़्यादा इसलिए लोड नहीं है, ना मेमोरी का लोड है ना स्टोरेज का लोड है, सब कुछ स्टेबल है, राइट। तो कुछ वो सारी चीज़ें हैं। दैन हम थोड़ा और नीचे के सेक्शन में आएंगे तो ये हार्डवेयर की कुछ डिटेल दिखा रहा है कि मेरा मैन्युफैक्चरर ये VMware है, क्योंकि इसे अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको दिखाया था कि ESXi होस्ट को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। सो अपने एनवायरनमेंट एज इन की हैंड्स ऑन लैब एनवायरनमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ मैंने टाइप 2 पर यानी कि VMware वर्क स्टेशन पर ही ESXi होस्ट को इंस्टॉल किया था, तो इसलिए ये उसकी डिटेल दिखा रहा है। लेकिन अगर ये फिजिकली इंस्टॉल होगा तो आपके हार्डवेयर की डिटेल को ये डिस्प्ले करेगा यहाँ पर, राइट। तो कुछ वैसा। देन ये इसके बाद मॉडल बता रहा है हमारे हार्डवेयर का। देन मैंने इस हार्डवेयर पे जिस पे डिप्लॉय किया है उसमें कितने
CPUs लगाए हैं, प्रोसेसर कौन सा लगाया उससे रिलेटेड उसकी डिटेल दिखा रहा है, देन मेमोरी, देन फ्लैश वर्चुअल मेमोरी दिखा रहा है, देन नेटवर्किंग के सेक्शन में अगर हम जाएं, अगर देखेंगे आप यहाँ इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ इससे रिलेटेड डिटेल दिखा रहा है कि आपके ESXi होस्ट का नाम क्या है, आपने IP एड्रेस क्या दिया हुआ है, राइट, और दूसरे पोर्ट पे DNS की आपने क्या डिटेल दी। दूसरा पोर्ट मतलब कि IP वर्जन 4 जब हम देते हैं, जब किसी सर्वर पर हम IP एड्रेस देते हैं तो DNS की डिटेल भी देते हैं, तो DNS की डिटेल, देन गेटवे। IP वर्जन 4 आपने इनेबल किया हुआ है, 6 डिसेबल किया, अगर याद होगा DCUI वाला सेक्शन, तो वहाँ पर हमने IP वर्जन 6 को डिसेबल किया था, तो कुछ वो चीज़ें हैं। इसके अलावा इस ESXi होस्ट पे हमने 8 NIC कार्ड लगाए थे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ये उसकी डिटेल बता रहा है। देन बिलो सेक्शन में जाएंगे तो ये कुछ नेटवर्क से रिलेटेड डिटेल बता रहे हैं कि VM नेटवर्क बना हुआ है यहाँ पर कुछ, तो इसे भी हम बात करेंगे अपकमिंग सेशन के अंदर। देन स्टोरेज से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ये दिखा रहा है कि स्टोरेज यहाँ पर लगा हुआ है, फिजिकल अडेप्टर में बने हुए हैं इसके। फिजिकल अडेप्टर कौन कौन से बने आगे बात करेंगे, यहाँ पर अभी हमारे पास ये स्टोरेज का सेक्शन आ रहा है, राइट। तो डेटा स्टोर दिखा रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये वही डेटा स्टोर है जो आपकी हार्ड डिस्क आपने लगाई थी, डैश डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, तो जिसका नाम ये दिखा रहा है डेटा स्टोर 1। सो हम अगर चाहें तो इसे रिनेम भी कर सकते हैं, और आइडियली रिनेम करना भी चाहिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, तो डेफिनेटली करना चाहिए। सो मैं अपने ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में भी इवन मैं रिनेम करके रखता हूँ, जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ मुझे जो पसंद है, विच इज़ डैश 101। इससे क्या होता है, क्योंकि अभी तो मैं एक ही ESXi होस्ट को मैनेज कर रहा हूँ, जब vCenter के थ्रू मैं मल्टीपल ESXi होस्ट को मैनेज करूँगा तो मुझे नहीं पता होगा कि कौन सा डैश किसका है, तो इस केस में मुझे आइडेंटिफाई करने से बड़ा आसानी हो जाएगी कि 101 का मतलब ये है कि इस ESXi होस्ट का IP जो है वो लास्ट में एंड हो रहा है 101 से, तो यानी कि ये इस होस्ट का डैश है, राइट। तो मैं इसे ये रिनेम करके सेव कर सकता हूँ। राइट हैंड साइड पे अगेन देखेंगे तो ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है आपके CPU से रिलेटेड, तो कुछ ये सारी की सारी चीज़ें। बिलो सेक्शन के अंदर जाएंगे, रिसेंट टास्क दिखाएगा, तो जो भी एज अ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आप टास्क परफॉर्म करेंगे या कोई और यूज़र, क्योंकि अभी तो मैंने एज अ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर अभी इस एनवायरनमेंट में मैं ही एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, लेकिन कंपनी के अंदर जब मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे और वो डिफरेंट टाइप के एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा व्यू ओनली एडमिनिस्ट्रेटर, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो वर्चुअल मशीन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो वर्चुअल मशीन क्रिएट डिलीट कर सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा एज अ L2 जो ESXi होस्ट पे मैनेजमेंट कर सकता है, कुछ बेसिक जैसे सर्विसेज इनेबल डिसेबल करनी है या स्टोरेज कनेक्टिविटी करा सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो L3 एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसके पास और डिफरेंट राइट्स होंगे, राइट। तो वो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर टीम्स आपकी टास्क परफॉर्म कर रही है इस स्पेसिफिक होस्ट पर, उनकी डिटेल यहाँ पर आपको शो होती चली जाएगी, राइट। सो अभी रिसेंटली हमने नाम चेंज किया था, तो ये दिखा रहा है कि इसका नाम रिनेम हुआ है, और इसे किसने रिनेम किया उसकी डिटेल भी दिखा रहा है, राइट। सक्सेसफुली ये कमांड चल गई थी, तो रिजल्ट इसका सक्सेसफुल है, और देख सकते हैं कि इसका VMFS वर्जन 6 है, राइट। सो इंस्टॉलेशन टाइम में अगर आपको याद होगा तो हमने बात करी थी कि जब हम ESXi होस्ट 8.0 को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो डैश होता है उसका वर्जन होता है 6.0, राइट। तो ये 6 वर्जन आ गया यहाँ पर, ये रिनेम नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ क्या चैलेंज आया, आई बिलीव कि एक बार इसे रिफ्रेश कर लें हम, राइट। तो ऑटो रिफ्रेश पे नहीं डालता मैं रिफ्रेश F5 प्रेस करके ही रिफ्रेश कर लेता हूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, हो जाना चाहिए वैसे तो इसका नाम यहाँ से चेंज डैश का, लेट्स सी, यस। तो नाम चेंज हो गया है, लेकिन हमने कंसोल को रिफ्रेश नहीं किया था। सो ये एक जैसे अभी एक छोटा चैलेंज आपको पता लग गया रियल एनवायरनमेंट के अंदर ही काम करते हुए कि हमने इसको रिनेम किया और नाम हमें फिर भी ये डेटा स्टोर 1 ही दिखा रहा, तो इसका मतलब कंसोल को रिफ्रेश चाहिए था। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जो आपका यूज़र नेम आ रहा है वहाँ पर आप ऑटो रिफ्रेश के अंदर सेक्शन में डाल सकते हैं जो भी आपको रिफ्रेश टाइम विंडो डालनी है, राइट। तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा, तो फिर ये चीज़ें भी अपडेट होती रहेंगी, राइट। तो कुछ ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और भी हमें यहाँ पर वैसे काफ़ी सारी सेक्शंस में ये डिटेल दिखा रहा है, जैसे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, इमेज की डिटेल दिखा रहा है कि मैंने ESXi होस्ट 8.0 जो इंस्टॉल किया है वो किस ISO से इंस्टॉल किया, और पैच नंबर बेसिकली ISO एज इन की पैच नंबर से इंस्टॉल किया, राइट। तो कुछ वो सारी की सारी चीज़ें। देन हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे विच इज़ मैनेज।
मैनेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे आपको मेन्यूज़ मिल जाएंगे। जैसे सिस्टम के अंदर ये सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे तो हार्डवेयर से रिलेटेड जैसे PCI डिवाइसेस कौन कौन से हैं ये उनकी डिटेल्स दिखा रहा है यहाँ पर। लाइसेंस सेक्शन में अगर हम बेसिकली जाएँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट हम अभी एवोल्यूशन मोड यूज़ कर रहे हैं और ये दिखा भी रहे कि ये एक्सपायर जो होगा वो इस डेट में एक्सपायर हो जाएगा। और अभी जो की मैं यूज़ कर रहा हूँ यानी कि वो ये की यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और जो मैं फीचर्स यूज़ कर रहा हूँ वो सारे के सारे फीचर्स जो अभी हमें VMware प्रोवाइड कराता है, सारे फीचर्स हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं 60 दिन के ट्रायल पे, राइट। तो माइट भी अभी बहुत सारे जो फ्रेशर्स होंगे जिन्होंने भी जस्ट बैचलर्स कंप्लीट करी और अभी तक कोई रिसेंटली जॉब भी नहीं करी, तो वो माइट भी ये कह सकते हैं कि सर हमें लाइसेंस की फिर तो ज़रूरत ही नहीं है जब सारे फीचर सारे हर 60 दिन बाद हम इंस्टॉलेशन करेंगे। बट ऐसा नहीं है यार फ्रेंड्स, अगर हम बड़े एनवायरनमेंट में कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ बल्क में ESXi होस्ट चल रहे होंगे आपके डेटा सेंटर के अंदर। तो ये याद रखना बड़ा मुश्किल है कि कितने दिन पहले हमने कौन से ESXi होस्ट की इंस्टॉलेशन करी थी। हालांकि हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कौन कौन से सर्वर्स क्रैश होने वाले, लेकिन उस केस में हम कुछ पैसा तो सेव कर लेंगे, लेकिन कल को अगर मुझे नए नए पैच डाउनलोड करने हैं VMware से, मुझे VMware से कोई सपोर्ट लेना है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, राइट। सो पैसा खर्च करना पड़ेगा और हमें ये VMware परचेज करना पड़ेगा। VMware मतलब VMware के ये प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे, यानी कि ESXi होस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ESXi होस्ट परचेज करना पड़ेगा, राइट। तो जैसा आपने अगर आपके पास लाइसेंस की है तो आप असाइन लाइसेंस पे क्लिक कर दें और जो भी आपके पास लाइसेंस की है वो यहाँ असाइन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि हमारे पास जो ESXi होस्ट है, स्पेशली जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में और बड़े एनवायरनमेंट के अंदर हम जो हाइपरवाइजर यूज़ करते हैं वो 3 डिफरेंट तरीके के फ्लेवर्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइजेज और एंटरप्राइजेज प्लस, राइट। और अभी रिसेंटली वर्जन 8 के अंदर हमें एक और बेनिफिट मिल गया विच इज़ टेंजू, तो टेंजू के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक छोटे एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो आप VMware की ESXi होस्ट को इसेंशियल को यूज़ कर सकते हो, आपको स्टैंडर्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि फिर उस केस में होगा ये कि आपके ये जो फीचर्स हैं फीचर्स कम हो जाएंगे, राइट। तो मेरे पास अभी कोई प्रोडक्ट की ऐसी है नहीं जो मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की ऐड करके दिखाऊं कि स्टैंडर्ड की डालता हूं तो कौन से फीचर्स रह जाते हैं और एंटरप्राइजेस डालता हूं तो कौन कौन से फीचर्स इनेबल हो जाते हैं, या एंटरप्राइजेस प्लस डालता हूं तो कौन कौन से फीचर्स एक्टिव हो जाते हैं, राइट। बट इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्लाइड बहुत जल्द शेयर कर दूंगा, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही आप देख लोगे, आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप यानी कि क्लाउड ड्राइव से आप वो स्लाइड डाउनलोड कर सकते हो और डिफरेंसेस देख सकते हैं, जो डिफरेंट फ्लेवर्स के फीचर्स हैं वो इसमें क्या मिलते हैं हमें, राइट। तो कुछ ये सारी की सारी चीज़ें हैं। दैन पैकेजेस से रिलेटेड अगर हम बात करें, जो पैच इंस्टॉल हो चुके हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ रही होगी। इसके अलावा कुछ पैच मेरे को नया इंस्टॉल करना तो मैं नया पैच इंस्टॉल कर सकता हूँ। सो अगर मैं सर्विसेज से रिलेटेड बात करूँ, वर्जन 8.0 के अंदर यस डेफिनेटली एनहांसमेंट हुई है और यहाँ पर आपको 20 सर्विसेज मिलती हैं, वेयर एज अगर मैं बात करता हूँ 7.0 के अंदर लेस सर्विसेज थी। सो कितनी सर्विसेज थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे काम करते हैं और VMware में काम करते हैं तो कितनी सर्विसेज थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों का वेट करूंगा और मैं मान जाऊंगा कि यार रियली ये बंदा मेरी वीडियो देखता है, ये मेरा पक्का फ्रेंड है और आगे की बात फिर वहीं करेंगे, राइट। तो कुछ वो चीज़ें हैं, बट मैं यहाँ पर बता दूं इससे कुछ कम सर्विसेज हैं, कितनी कम है कितनी ज़्यादा है वो वहाँ आप देखें और मेरे को देखकर बताएं, राइट। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि प्रोफेशनल लोग ही बताएंगे, आप भी अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर VMware का 6.0 या 7.0 हाइपरवाइजर इंस्टॉल करें और उसके बाद देखें कि सर्विसेज आपको कितनी मिल रही हैं, राइट। तो कुछ वो चीज़ें। देन सिक्योरिटी के अंदर अगर हम बात करें, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखा देता है, जैसे एक्सेप्टेशन लेवल अगर मैं बात करूं, बेसिकली ये पैचेस से रिलेटेड बात हो रही है कि कहाँ से हम पैच अपने ESXi होस्ट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं कि किसी भी VMware की कम्युनिटी से या किसी और कम्युनिटी से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, या VMware जहाँ से एक्सेप्टेशन देता है वहीं से कर सकते हैं, या जो VMware सर्टिफाइड ही हैं
उन्हें ही इंस्टॉल करें, या VMware के जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स एज इन जैसे सिस्को VMware का पार्टनर है, IBM पार्टनर है, HP पार्टनर है, डेल पार्टनर है, तो उनके विब्स को भी एक्सेप्ट कर ले, राइट। तो कुछ वो सारी की सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट VMware ने पार्टनर के ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, सो दैट आप अपने इस ESXi होस्ट के अंदर पार्टनर के विब्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो कुछ वो चीज़ें हैं। देन ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, अगर आप देख सकते हैं कि अभी तक ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ज्वाइन नहीं है, राइट। सो अगर आप AD के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आप दूसरे यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और वहाँ पर आपको एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी और वहाँ से आप चीज़ें चेक कर सकते हैं पहले AD क्या होती है अगर नहीं पता है, और अगर पता है तो वेल एंड गुड है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट का हम कह सकते हैं एक तरीके से सर्विस है, डायरेक्टरी डेटाबेस सर्विस है, जिसे हम AD-DSB बोलते हैं, राइट। और उसी के थ्रू हम सबसे ज़्यादा रोल एंड परमिशंस का इस्तेमाल करते हैं। इवन क्लाउड लेवल पर भी जाते तो आपने सुना होगा AD विद एज्योर, AD जो है हमारी AWS के साथ भी काम कर रही है, AD हमारी गूगल क्लाउड के साथ भी काम कर रही है, सिट्रिक्स एनवायरनमेंट में भी काम कर रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है और डायरेक्टरी डेटाबेस सर्विसेज है, जिसको अगर हम बात करें किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, अगर आप देखोगे IT के अंदर जहाँ सपोर्ट एनवायरनमेंट चलते हैं हर जगह इंटीग्रेटेड मिलेगा, राइट। तो AD के अंदर अगर आपने डोमेन ज्वाइन कराना है, ESXi होस्ट को ज्वाइन करा सकते हैं। अपकमिंग सेशन के अंदर देखेंगे कि ESXi होस्ट को अगर डोमेन ज्वाइन कराना है तो कैसे ज्वाइन कराएं, राइट। देन सर्टिफिकेट, जैसे अभी हम बात कर रहे थे लॉगिन स्क्रीन पे हमने देखा था सर्टिफिकेट वार्निंग मैसेज आया था, तो यहाँ पर ये वार्निंग मैसेज था अगर मेरे पास कोई CA सर्वर है और सर्टिफिकेट नया इंपोर्ट करना है तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। देन यूज़र्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र हमारा रूट बना हुआ है, अगर आप नए यूज़र्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से नए यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन, जैसे अभी आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर है, ये डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि रोल्स जैसे डिफरेंट रोल्स है, तो आप किस यूज़र को क्या रोल देना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, यानी कि रोल एंड परमिशंस और यूज़र्स, यानी किस यूज़र के साथ क्या रोल एंड परमिशंस देना चाहते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। जैसे ED के अंदर हमारे पास ग्रुप होते हैं, विंडो में ग्रुप होते हैं, लाइनक्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स के अंदर हमने कुछ यहाँ पर परमिशंस ऐड ऑन कर रखी है और ये कुछ डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स बने हुए, रोल्स बने हुए। आप अगर चाहें तो अपना खुद का रोल भी डिफाइन कर सकते हैं। देन लॉकडाउन मोड यहाँ पर है हमारे पास, तो क्योंकि हमने DCUI के अंदर भी देखा था लॉकडाउन मोड, तो हमने वही नहीं पढ़ा है अभी तक, तो यहाँ भी हम इसे कैसे यूज़ करेंगे नहीं कर पाएंगे। तो vCenter का जब हमारा मशीन मेंबर बन जाएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। देन आता है हमारे पास मॉनिटरिंग सेक्शन, और मॉनिटरिंग के अंदर अगर हम बात करें आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस, हार्डवेयर, इवेंट, टास्क, लॉग से रिलेटेड आपको प्योरली मैनेजमेंट मिल रहा है जहाँ पर आप व्यू कर सकते हैं चीज़ें, राइट। देन वर्चुअल मशीन सेक्शन पे अगर जाएंगे तो कितनी आपने इस ESXi होस्ट के ऊपर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करी हैं वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। अभी तक ये मेरा फ्रेश सर्वर है, मैंने कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं करी है तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आपके एनवायरनमेंट में अगर क्रिएटेड है तो वो यहाँ पर डिटेल्स शो कर देगा। देन स्टोरेज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास ये एक स्टोरेज है विच इज़ डैश, और ये SSD हार्ड डिस्क है मेरी, राइट। तो इसकी डिटेल ये दिखा रहा है। और अगर आपके पास और भी ज़्यादा डेटा स्टोर्स है तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। अपकमिंग सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि डेटा स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं बल्क में, तो कुछ वो सारी की सारी चीज़ें। देन नेटवर्किंग सेक्शन के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 2 पोर्ट ग्रुप आपके पास बने हुए हैं विच इज़ VM नेटवर्क पोर्ट ग्रुप और कर्नल नेटवर्क पोर्ट ग्रुप, राइट। देन वर्चुअल स्विच के अंदर अगर जाएंगे तो दिखा रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्चुअल स्विच बना हुआ है जिसके अंदर 2 पोर्ट ग्रुप, ये वाले 2 पोर्ट ग्रुप यहाँ पर एडेड हैं। 2 अपलिंक्स है, अपलिंक का मतलब ये है कि 2 लैन कार्ड, फिजिकल लैन कार्ड। अपलिंक्स का मतलब यहां पर है निक कार्ड्स। याद होगा DCUI के अंदर मैंने नेटवर्क सेक्शन के अंदर जब कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क आता है वहां पर क्या करा था, नेटवर्क सेक्शन के अंदर गया था और एक लैन कार्ड को ओवरराइड किया था, राइट। तो अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया तो पहले उस सेशन को आप DCUI कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें वो वाला सेशन देखें और फिर उसके बाद आपको ये वाला सेक्शन समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो वहाँ मैंने एक अपलिंक ओवरराइड किया था, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता, बट मैंने अभी ये 1 ओवरराइड किया था तो ये 2 हो गए। और यहाँ जो ये स्विच है वर्चुअल स्विच है, और वर्चुअल स्विच नहीं बोलते, बेसिकली इसका नाम होता है vSphere स्विच। जहाँ भी सेक्शन के अंदर आप स्मॉल लेटर के अंदर V देखते हैं इसका मतलब होता है vSphere, राइट। तो ये vSphere स्विच 0 है और इस vSphere स्विच 0 को हम स्टैंडर्ड स्विच भी बोलते हैं। यानी ESXi होस्ट जो हमें स्विच प्रोवाइड कराता है वो vSphere स्टैंडर्ड स्विच होता है,
राइट। इससे रिलेटेड भी हम नेटवर्किंग के सेक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे डिटेलिंग के अंदर तब बात करेंगे। और सबसे अच्छी खासियत यह है कि अगर आप एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड स्विच क्रिएट करना चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट में तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, राइट। देन फिजिकल एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने लैन कार्ड आपने ESXi होस्ट पे माउंट किए हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले होंगे। देन कर्नल एनालिसिस का मतलब ये है कि जितने कर्नल पोर्ट्स आपने बनाए हैं वो यहाँ डिस्प्ले होंगे। जैसे आपने देखा था यहाँ पोर्ट ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट नेटवर्क था, वही ये यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, राइट। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसी पोर्ट पे बेसिकली हमारा ये IP एड्रेस रन हो रहा है, राइट। देन TCP/IP स्टैक के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या क्या सर्विसेज रन कर सकते हैं इन कर्नल सर्विसेज के ऊपर, तो इसके सेक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। देन फायरवॉल रूल्स, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि अगर मैं अपने एनवायरनमेंट में फिजिकल फायरवॉल्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ और अपने एनवायरनमेंट के अंदर खाली ESXi होस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपने ESXi होस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ विद जो इनबिल्ड मेरी ये फायरवॉल है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर मेरे को इसमें इसके ज़्यादा रूल बनाने हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ से बनाने की बजाय, क्योंकि अगर आपके एनवायरनमेंट में मैं ये कहता हूँ 50 ESXi होस्ट है, 70 ESXi होस्ट है, तो किन किन ESXi होस्ट पर जाकर आप फायरवॉल रूल्स क्रिएट करोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, vCenter से फायरवॉल रूल्स क्रिएट करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे डेटा सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। तो वहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें, ये हमारा VMware ESXi होस्ट या हम बात करें VMware vSphere ESXi 8.0 हाइपरवाइजर का लुक है, पहला ऐसा लुक जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी काफ़ी सारी चीज़ें, राइट। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, राइट। कितना इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। आप लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है कि लाइक कर रहे हो ज़्यादा, और कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा सेशन आप गो थ्रू कर लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, साथ साथ कमेंट कर मुझे आप बताओ कि आपको जो सेशन आपने देखा उसमें कौन कौन सी चीजें ज्यादा अच्छी लगी और अपकमिंग सेशन में किस तरीके की वीडियो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं आप। स्पेशली अभी क्योंकि मैं VMware की सीरीज बना रहा हूं तो VMware की सीरीज के अंदर आप कौन सा टॉपिक फर्स्ट प्रियोरिटी के ऊपर चाहते हैं। वैसे को तो मैं अगर बात करूं पूरा का पूरा करिकुलम आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई स्पेसिफिक आपकी डिमांड है तो मुझे आप बताएं, मैं वो फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आपको लिंक दिख रहा होगा यहां पर, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मैं ही आपसे कनेक्ट करूंगा, राइट। तो वहां पर भी आप मुझे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, जो भी आप चीजें चाहते हैं। या अगर आपके पास इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि जहां पर आप माइट बी स्टक हो गए, या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड आप कुछ भी चीजें मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पर भी आप DM कर पूछ सकते हैं, राइट। तो कुछ ये सारी की सारी चीजें हैं, बट फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, उन लोगों के साथ आप लोगों के जो IT के अंदर करियर बनाना चाहते हैं, फ्रेशर्स से स्पेशली, राइट। और अभी दे आर प्लानिंग की जस्ट उन्होंने बैचलर्स कंप्लीट किया या मास्टर्स कंप्लीट किया, डजंट मैटर। हमारी फील्ड के अंदर एक सबसे अच्छी खासियत है डिफरेंट अगर ट्रैक्स के बारे में मैं बात करूं, जो फील्ड्स है, जैसे अगर मैं बात करता हूं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर आदमी बनता है अपनी डिमांड से, उसे डे 1 पता है, यानी कि जब वो स्कूलिंग कर रहा होगा फिर वो कॉलेज में आया होगा तो उसे पता है कि उसे MBBS करनी है और डॉक्टर बनना है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी फील्ड के अंदर बात करता हूं जैसे इंजीनियर्स बनना है, एडवोकेट बनना है, तो वो सारी की सारी चीजें उनके दिमाग में पहले चल रही होती है और फिर वो उसी चीज में लग जाते हैं और उन्हीं चीजों को ग्रो करते हैं। लेकिन हमारी एक IT फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप BA, BCom, BTech, MTech या किसी भी ट्रेड से आपने बेसिकली मास्टर्स कंप्लीट करी है, बैचलर्स कंप्लीट करी है, और कई बार ऐसा क्या होता है कि आप लोगों को वहां सक्सेस नहीं मिलता। तो IT फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसे मतलब बाय लक भी नहीं कहेंगे, बाय चांस वाली चीज है। तो बाय चांस आप यहां पर आ जाते हैं और IT फील्ड इतनी बड़े लेवल पे, वास्ट लेवल पर है, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती है, हर तरीके की वैरायटीज मिलती है जिसके अंदर आप अपना करियर बना लेते हैं, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको काफी सारी चीजें नॉलेजेबल लगी होंगी, राइट। तो मिलते हैं जल्दी से एक नए सेशन के साथ, तब तक एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा, लर्न, अर्न एंड ग्रो।